या महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करण्याचा मुळीच प्रश्न नाही। आणि जर कोणी म्हणत असेल की कुणाला वाटत असेल की हे करून आपण उपकार करतो, तर त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो की उपकार आपण करत नाही आहोत, तर त्या मातेनं आपल्याला जन्म दिला आणि हे जग बघण्याची संधी दिली, हा तिचा आपल्यावर उपकार आहे। सर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। क्या है क्या है सर? हम दिखवा लेंगे, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। इन्होंने तंज कसा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने ग्राम पंचायत में महिला आरक्षण निचले स्तर पर दिया ताकि प्रस्थापित नेताओं की कुर्सी को धोखा ना हो। तो जनाब, मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि आपने जब 50% इंक्रीज डिलिमिटेशन से रैंडम 50% जो सीटें बढ़ाई, उसमें ही महिला आरक्षण की सीट्स निपटा रहे हैं और अपने अन्य साथियों की सीट्स आप सेव कर रहे हैं। महोदय, आज या ऐतिहासिक निर्णयावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे आणि हा प्रवास खरं तर सोपा नव्हता। हा प्रवास काल परवाचा नाही, हा अनेक वर्षांचा प्रवास आहे आणि यावर बोलताना मुद्दाम आज डोक्यावर फुले पगडी घालून आलेलो आहे। कारण जेव्हा देशात ढोल गवार शूद्र नारी सब ताडन के अधिकारी हे ब्रह्मवाक्य मानलं जात होतं, त्याचं पालन होत होतं, त्यावेळी महिलांसाठी स्त्रियांसाठी शिक्षणाची दारं खुली करणारे जब कोई समाज सुधारणा असेल, उसके बीच से आप नहीं जाएंगे। समाज सुधारणा असेल, स्त्री सुधारणा असेल, स्त्री शिक्षण अभी भी असेल। मैं सभी सदस्यों से, एक मिनट, सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य अगर बोल रहे हैं, उनके और चेयर के बीच से क्रॉस करके मत जाएं। ये माननीय उस सदस्य की और चेयर सभी सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज या ऐतिहासिक क्षणी बोलताना मुद्दाम डोक्यावर फुले पगडी घालून उभा आहे बोलायला, कारण जेव्हा या देशामध्ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब ताडन के अधिकारी हे ब्रह्मवाक्य मानलं जात होतं, त्याचं पालन होत होतं, तेव्हा स्त्री स्वातंत्र्याचा, स्त्री शिक्षणाचा पुरस्कार करणारे पहिले समाज सुधारक कोण होते, तर ते महात्मा ज्योतिराव फुले होते। जेव्हा पूर्ण चेहरा झाकला जाईल असा घुंगट ओढून चूल आणि मुलीपर्यंतच, चूल आणि मूल यापर्यंतच महिलेला राखून ठेवलं जात होतं, तिला बंधनात ठेवलं जात होतं, माणूस म्हणून सुद्धा जगण्याचा अधिकार नाकारला जात होता, तेव्हा ज्यांनी उंबरठा ओलांडला, शेणगारा सोसला, पण स्त्रीला अक्षरांची ओळख करून दिली, तिला तिच्या स्त्रीत्वाची जाणीव करून दिली, त्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, या फुले दाम्पत्याचं फार मोठं योगदान या संपूर्ण प्रवासात आहे। आणि आज नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची चर्चा करत असताना महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना अभिवादन करणं आपणा सर्वांचं कर्तव्य आहे। आणि त्याच वेळी त्यांच्या द्विजन्म शताब्दी वर्षातही अजूनही त्यांना भारतरत्न पुरस्कार आपण देऊ शकलो नाही, हे देशाचं दुर्दैव आहे। अध्यक्ष महोदय, महात्मा ज्योतिराव फुले, तथागत भगवान गौतम बुद्ध आणि संत कबीर यांना गुरुस्थानी मानणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे इंग्लंड अमेरिकेला जमलं नाही ना, ते करून दाखवलं। संविधानाच्या अंमलबजावणीपासून पहिल्या दिवसापासून हा महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला। आणि ही नररत्न ज्या महाराष्ट्रात जन्मली, त्या महाराष्ट्राचा मी मावळा आहे। या महाराष्ट्रात एक फार मोठा मातृत्वाचा, नेतृत्वाचा आणि कर्तृत्वाचा वसाडी वारसा आहे। जो मातृत्वाचा वसाडी वारसा आहे तो राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेबांचा आहे, कर्तृत्वाचा वसाडी वारसा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुल्यांचा आणि नेतृत्वाचा वसाडी वारसा पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरांचा आहे। आणि त्यामुळे या महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध असण्याचं काही कारणच उद्भवत नाही। इतकंच नाही अध्यक्ष महोदय, तर देशात पहिल्यांदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33% महिला आरक्षण देणारं राज्य हे महाराष्ट्र होतं आणि तेव्हाचे मुख्यमंत्री होते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब। देशाला पहिलं महिला धोरण देणारे, संरक्षण दलात महिलांना नोकरीची संधी देणारे, वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये सुद्धा महिलांना वाटा देणारे आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब होते। आणि त्यामुळे या महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करण्याचा मुळीच प्रश्न नाही। आणि जर कोणी म्हणत असेल की कुणाला वाटत असेल की हे करून आपण उपकार करतो, तर त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो की उपकार आपण करत नाही आहोत, तर त्या मातेनं आपल्याला जन्म दिला आणि हे जग बघण्याची संधी दिली, हा तिचा आपल्यावर उपकार आहे।
पण अध्यक्ष महोदय, एक अंतर्मुख होऊन मात्र विचार करावा लागतो की एकीकडे आपण नारी शक्ती वंदन विधेयकाच्या अंमलबजावणीची चर्चा करतो आणि त्याच वेळी आपल्याच देशामध्ये बेटी बचाव बेटी पढाव हे अभियान राबवावं लागतं. त्याच वेळी आपल्या देशामध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाते. लाखो महिला या बेपत्ता होण्याच्या तक्रारी नोंदल्या जातात, त्याच्यावर कुठलीही ऍक्शन घेतली जात नाही. आत्ताच अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रामध्ये एका भोंदू बाबांचं प्रकरण समोर आलं आणि त्या भोंदू बाबाचं प्रकरण समोर आल्यानंतर त्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातले व्हिडिओज हे समाज माध्यमावर जर व्हायरल झाले तर मग तपास करणारे अधिकारी आणि पर्यायानं गृहमंत्री म्हणून त्यांची या महिलांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी नव्हती का, हा प्रश्न निर्माण होतो. आणि म्हणूनच अध्यक्ष महोदय, अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या मानसिकतेविषयी जरूर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं. कारण यत्र नार्यास्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता असं एकीकडे म्हणणाऱ्या आणि त्याच वेळी स्त्रियांना वेदांचं अध्ययन नाकारणाऱ्या आणि पतीची सेवा हे स्त्रीचं कर्तव्य असं मानणाऱ्या मनुस्मृतीचा उदो करणाऱ्यांच्या हातात जर याची अंमलबजावणी असेल तर याच्या अंमलबजावणीच्या हेतू शुद्धतेविषयी खरोखर मनात शंका निर्माण होते. कारण अध्यक्ष महोदय, खरं तर जसं मगाशी माझे सहकारी अरविंदजी सावंत यांनी म्हटलं त्या पद्धतीने संपूर्ण विरोधी पक्षाचं हेच मत होतं की नारी शक्ती वंदन विधेयक हे 2024 लाच लागू करा, द्या आमच्या बहिणींना हक्काचा अधिकार, द्या आमच्या बहिणींना या पार्लमेंटमध्ये आणि विधानसभेमध्ये प्रतिनिधित्व. आणि हे फार सोपं होतं करणं. आणि हे आवर्जून सांगतो कारण उद्या हे सांगितलं जाईल की विरोध केला, पण विरोध या गोष्टीला नाही, अंमलबजावणीच्या पद्धतीला मात्र नेमका विरोध. कारण अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ती वंदन विधेयक जे आपण 2023 मध्ये पारित केलं त्याच वेळी त्यामध्ये फक्त सेन्सस, पॉप्युलेशन सेन्ससचा जर एक मुद्दा बाजूला गेला असता, डिलिमिटेशनचा मुद्दा बाजूला गेला असता तर 2024 मध्येच हे विधेयक लागू करता आलं असतं आणि आता ही चर्चा करण्याची आवश्यकता भासली नसती. उलट 33% महिला भगिनी या संसदेचा भाग असल्या असत्या. परंतु आता मात्र जे विधेयक आणलंय ते महिला विधेयकाच्या आडून एक वेगळा कावा तर खेळला जात नाही ना, हा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण एकीकडे डिलिमिटेशन नंतर 815 सदस्य होणारे हे सदस्य होत असताना उत्तरेकडच्या राज्यांना 40% प्रतिनिधित्व आणि दक्षिणेकडच्या राज्यांना जेमतेम 20% प्रतिनिधित्व मिळालं. तर एक व्यक्ती एक मत एक मूल्य हे जे तत्व आहे या तत्वाला हरताळ फासली जाणार नाही. दुसरीकडे महत्वाचा मुद्दा हा आहे की समजा शाळेमध्ये एक विद्यार्थी आहे, तो विद्यार्थी चांगला अभ्यास करतो, चांगला अभ्यास करून चांगल्या गुणांनी पास होतो. दुसरा विद्यार्थी म्हणावा तसा अभ्यास करत नाही, त्याला गुण मिळत नाही. आपण बक्षीस कुणाला देणार? चांगल्या गुणांनी पास झालेल्या की अभ्यास न करणाऱ्या विद्यार्थ्याला? दुर्दैवानं ज्या राष्ट्रीय कार्यक्रम ज्या राज्यांनी अत्यंत प्रभावीपणे राबवले, लोकसंख्या नियंत्रणात आणली, त्या राज्यांना मात्र डिलिमिटेशन मध्ये शिक्षा मिळेल का आणि ज्यांनी राबवली नाही त्यांना मात्र याच्यामध्ये सवलत मिळेल का, असा प्रश्न निर्माण होतो. दुसरा महत्वाचा मुद्दा येतो तो प्रादेशिक असमतोलाचा. दोन महत्वाचे मुद्दे सर. प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा आज आपण बघतो संपूर्ण देशामध्ये शहरी भागामध्ये लोकसंख्या फार मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे आणि डिलिमिटेशनचा निकष हा फक्त लोकसंख्या असेल तर शहरी भागातलं प्रतिनिधित्व फार मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि त्याच वेळी ग्रामीण भागाचे मुद्दे, ग्रामीण भागाचे प्रश्न मांडण्यासाठी, माझ्या शेतकऱ्यांचे, माझ्या कष्टकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळेल का, हा पुढचा फार महत्वाचा मुद्दा येतो. त्यानंतर जेव्हा 815 सदस्य होतील अध्यक्ष महोदय, तेव्हा या 815 सदस्यांना आज या सभागृहामध्ये अनेक सदस्य असे आहेत की ज्यांना हा प्रश्न आहे की माझा प्रश्न काळात कधी लागणार. त्यांना अनेकदा हा प्रश्न पडतो की 0 आवर मध्ये मी जी 2 मध्ये सर 0 आवर मध्ये मी मुद्दा मांडतो त्याचा मला ट्रेजरी बेंच कडून लिखित उत्तर येत नाही. मला जो खासदार निधी मिळतो तो केवळ 5 कोटी रुपयांचा मिळतो. 24 लाख लोकसंख्या असते, म्हणजे रुमाल दिला आणि कोर्ट शिवायला सांगितलं अशी परिस्थिती आहे. माननीय स्पीकर, त्यामुळे या डिलिमिटेशनच्या विषयी जवाब देने के लिए कहा सर, कंक्लूड कर रहा हूं सर. त्यामुळे या डिलिमिटेशन विषयी पारदर्शकता आणि सुस्पष्टता असणं हे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून कुणावरही अन्याय होणार नाही. आणि त्याच वेळी जे माझे मित्रपक्षातले
साथीदारांना फक्त एक सल्ला देऊ इच्छितो की काही लोकांचा इतिहास असा असतो की ज्यांच्या वेळी असं म्हटलं जातं ऐसा कोई सगा नाही जिसे इन्होंने ठगा नाही. त्यामुळे यावर मतदान करताना याचा आपण जरूर भान ठेवाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि महिला विधेयकाला मुळीच विरोध नाही, परंतु डिलिमिटेशनच्या बाबतीत पारदर्शकता आणि सुस्पष्टता असायला हवी अशी मागणी करतो. धन्यवाद. जय शिवराय. सर, अभी हाल ही में हमारे सारे IAS ऑफिसर महिलाओं इनका एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ. एक हमारी महिला अधिकारी है IAS सर, बहुत होशियार महिला है. उसने एक आर्टिकल लिखा. उसने क्या लिखा मालूम है? इनकी सरकार है हमारे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र सरकार ने एक मंत्री ने कहा कि मुझे मेरे पास महिला अधिकारी नहीं भेजना. ये महिलाओं के बारे में सम्मान की बात करते, आरक्षण की बात करते, संरक्षण की बात करो. महिलाओं की संरक्षण पहला करना चाहिए. स्वती महोदय सुप्रिया प्रॉक्सी मत करो सर. क्या सर, आप नहीं भूलना कुलदीप सेनगर कौन है, किसके पार्टी का है. ब्रिजभूषण सिंह नहीं भूलना. महिलाओं के सम्मान करने वाले लोग हैं क्या? ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं. सवती महोदय, विद्यमान जो एक व्यवस्था कर दीजिए प्लीज. हम उसको दिखवा लेंगे कार्रवाई का हिस्सा. क्यों भैया, बलात्कारी बहुत प्यारे है क्या आपको? बलात्कारी प्यारे है क्या? नाम उसका आने तो रिकॉर्ड पे. हमने कहा दिखवा लेंगे और वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा. क्यों सर, क्यों? बलात्कारी कोई आदर्श होता है आपका? ऐसे किसी पे आरोप लगाएंगे जिसको आरोप तो साबित हुआ है, जेल में हो. सफाई देने का अवसर नहीं है. सफाई देने का अवसर नहीं है इसलिए. सर अगर सही में सर, अगर आपको निशिकांत जी क्या 1 मिनट व्यवस्था का प्रतिनिधि. यदि ये कुलदीप सेंगर और ब्रिजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी. क्यों? उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया. यही चर्चा कर रहे थे. यही चर्चा करो कैसा नहीं. चलिए हम आप बैठिए. क्या बात करते हो एकदम सर. इसके ऊपर तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर. क्या है ये? दिखवा लें. क्या है ये? क्या है ये सर? हम दिखवा लेंगे. वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा. हमने निर्णय दे दिया. निर्णय दे दिया सर. कैसे निर्णय दे दिया? निर्णय दे दिया. अरविंद सावंत जी, nothing will go on record except अरविंद सावंत जी. अरविंद सावंत जी की बात जाएगी. सर ये बात क्या? सॉरी क्या है सर? हमने निर्णय दे दिया है. सुप्रिया जी, गौरव गोगोई जी, मान लें. कृपया आप लोग बैठ जाए. बहुत बोलेगा एक मिनट सर. पूरा आ जाएगा, गोदरा बिदरा आ जाएगा. ऐसा है. 1 मिनट आप चुप हो जाए. 1 मिनट अरविंद सावंत जी. 1 मिनट अरविंद सावंत जी. आपने 1 मिनट आपने बैठ जाए. कृपया आप बैठ जाए. नहीं, आपने कृपया बैठ जाए. मेरी बात सुन लें. मेरी बात सुन लें. मैंने आपकी जो बात आपने कही या उन्होंने कही, मैंने कहा कि वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा. तो अब बात खत्म हो गई. मैंने गौरव गोगोई जी बैठिए. धर्मेंद्र जी आप बैठ जाएं. धर्मेंद्र जी आप बैठ जाएं. अखिलेश जी, धर्मेंद्र जी को बैठ जाएं. गौरव गोगोई जी कृपया आप बैठ जाएं. केवल डॉक्टर अरविंद सावंत जी का जाएगा. आप उन्हें बोलने देना. आप बीच में मत खड़े होइए. अरविंद सावंत जी को आप बीच में कैसे खड़े होंगे? आप डिप्टी लीडर ऑफ यू आर ए डिप्टी लीडर ऑफ द पार्टी. नाउ इफ आई हैव अलाउड टू मिस्टर अरविंद सावंत जी, आप बीच में मत खड़े होइए. आप बैठ जाइए ना सर. मैं सभी सदस्य मैंने जब नाम लिया तो 1 मिनट, डॉक्टर मैंने गुनाहगारों का नाम लिया अरविंद सावंत जी जिनको जेल में गए वो लोग. श्याम जी बैठ जाए. किसी को बदनाम करना होता ना. श्याम कुमार वर्मे जी बैठ तो जाए. मैं तड़ीपार का नाम ले क्या? कौन तड़ीपार था? एफस्टीन भाई का नाम ले लूं क्या? बोलो ना मुझे. मुंह नहीं खोलना कभी. पूरा कर दूंगा. मेरे पास पूरा है तुम्हारे से. चलिए लाइन है तुम्हारी इधर की महिलाओं के अत्याचार की. अरविंद सावंत जी सर आप चलिए. अगर पहली बात ऐसी है सर, तो क्षमा मांगना चाहिए. दूसरी बात सर ऐसी है
अगर आपको सही में आरक्षण देना था ना, तो ये बढ़ाने वाली की बात, वो बोल रहे थे सब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या बोले, डरते हैं हम लोग, हमारी जगह जाएगी, तो पंचायत में आरक्षण आने दो, उधर आरक्षण आने दो, ऊपर नहीं आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला भी। और इसलिए आपको सुरक्षित करने के लिए हमने 850 किया। हम मांग करते हैं इस 544 में आरक्षण दे दो, हम आपके साथ हैं, चलो बताओ हिम्मत हो तो दे दो, हमारी बहन आ जाएगी, कोई परवाह नहीं हमें, है हिम्मत नहीं है आप में, बोल करके घुमा देना, भ्रम निर्माण करने के काम करते हो क्या। सभापति महोदय, अभी जो आरक्षण देने की कार्रवाई जो शुरू कर दी है उन्होंने, इसमें सबसे बड़ी बात है फेडरल स्ट्रक्चर को भी धक्का दे रहे हैं और संवैधानिक का अधिकार को भी धक्का दे रहे हैं हमारे। आज क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली, इसमें से लोकसभा में 543 में से 207 है। अभी आपने कानूनन जो प्रावधान किए ना सर, वो तो बहुत ही बड़ी बात है। क्या कहा था हमारे पुराने कानून 2023 में जब महिला आरक्षण का क्या कहा था कि हम जनगणना करेंगे, 2026 में जनगणना पूरी होगी और उस जनगणना के आधार पर आरक्षण देंगे। आरक्षण में और क्या होगा, आपने ओबीसी कहीं नहीं लिखा है, ओबीसी आरक्षण, SC ST ओबीसी का नाम ही नहीं पूरे कानून में, तीनों कानून में ओबीसी का नाम नहीं। उसके बावजूद 50% बढ़ोतरी का भी नाम नहीं है। इसी में बड़ा गेम है सर। अगर 50% इंक्रीज नहीं हुआ तो कल को तमिलनाडु, हमारे साउथ के सारे राज्य जिनकी जनसंख्या कम हो रही है, तो अगर जनसंख्या के आधार पर बनता गया तो इनकी सारों सांसदों की संख्या कम होगी। देश को हम विभाजन की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं सावधान कर रहा हूँ। आज सभापति महोदया, आपने मुझे इस बिल पे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदया, आज मैं सदन में एक ऐसे विधेयक पर बोलने के लिए खड़ी हूँ जो सिर्फ एक विधेयक नहीं है, बल्कि इस देश की आधी आबादी की अस्मिता, अधिकार और अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक विषय है। मैं आज महिला आरक्षण विधेयक 2023 पे बात करना चाहती हूँ। 23 मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं ही नहीं, सारा विपक्ष इस बिल के पक्ष में है और महिलाओं को अपना हक और सम्मान जरूर मिलना चाहिए, ऐसा हम सबका मानना है। लोकतंत्र के इस मंदिर में महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए और इसीलिए हम 2023 में इस विधेयक को पारित कराने के पक्ष में हैं। 2023 से हम ही थे जो ये विधेयक जल्द से जल्द लागू हो, इसके लिए आग्रही थे। लेकिन तब इस सरकार ने सेंसस 2027 की अनिवार्यता और इसके बाद होने वाली डिलिमिटेशन का कारण देते हुए उसे आगे ढकेला था। नए पेंच डालकर इसे लागू करने से ये सरकार 3 साल मुकरती रही और इसे टालती रही, और आज अचानक इसी बिल को तत्काल पारित करने के लिए इतनी आतुर क्यों है? ये सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, आप इतिहास बनाना चाहते हैं या फिर जल्दबाजी में ये बिल लाकर सिर्फ चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं? हर इलेक्शन के पहले ये बीजेपी सरकार या तो जुमलेबाजी करती है या कोई धमाका करवाती है या लाडली बहन जैसे रेवड़ी बांटने वाली योजनाएं लाती है। इस बार भी जैसा इस सरकार का कुटिल चलन रहा है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को मद्देनजर रखकर ही ये खास सत्र बुलाया गया, ऐसा मेरा मानना है। इसे साबित करने के लिए मैं कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। 2023 में लागू हुआ नारी सम्मान अधिनियम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शन के बाद भी पारित हो सकता था, क्योंकि 29 में लागू करना है। कुछ ही हफ्ते की बात थी, मगर नहीं, मौका चला जाता। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इन 2 राज्यों की महिलाओं को बरगलाने के लिए और एक प्रलोभन देने के खातिर इस बिल का इस्तेमाल ये सरकार करना चाहती है। दूसरा, इस महिला आरक्षण बिल की आड़ में बिना नया सेंसस करवाए डिलिमिटेशन का बिल भी सोची समझी साजिश से पारित करवाना चाहती है, पर हम इनकी ये बेईमानी सफल होने नहीं देंगे। ये कैसी सरकार है जो वोटों के लिए अपने ही देश की महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है और अपने ही देशवासियों से फरेब कर रही है?
शर्म आनी चाहिए इन्हें। अगर इस सरकार की मंशा साफ होती तो सही मायने में महिला का उत्थान इनका अगर लक्ष्य होता तो 2023 में ये अधिनियम पारित कर 2024 की लोकसभा के चुनाव में ये लागू कर देती। आज भी बिना डिलिमिटेशन से इस बिल को जोड़े 543 सीट्स पर 33% आरक्षण लागू कर दीजिए ताकि 29 में इलेक्शन में महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके। पर नहीं, इनका असली लक्ष्य है धोखे से डिलिमिटेशन बिल को पारित करवाना। मैडम, डिलिमिटेशन का ये विधेयक पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि ये महिलाओं के आरक्षण को नए डिलिमिटेशन से जोड़ता है जो अनावश्यक है। महिलाओं का आरक्षण एक स्थिर 33% है जिसे अभी भी लागू किया जा सकता है। इसका जनगणना और डिलिमिटेशन से कोई संबंध नहीं है। इस डिलिमिटेशन से जोड़कर सरकार वास्तव में महिलाओं का आरक्षण को टाल रही है। सीटों की वृद्धि से इसे जोड़कर सरकार ये संकेत दे रही है कि महिलाओं के लिए सीटें तभी स्वीकार की जाएगी जब वे नई और अतिरिक्त सीट हो। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले कहा भाषण में, मुझे वो थोड़े से कंफ्यूज लगे, या फिर अपनी मीठी बोली से देश की जनता को झांसा देना चाहते थे। उनके मुताबिक इस बीजेपी सरकार से पहले जिन सरकारों ने ग्राम पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया वो कूड़ा साफ करने के लिए दिया था। ये वाक्य का मैं निषेध कर रही हूँ। और दूसरे पल खुद कहते हैं कि वो आरक्षण मिलने से अब महिलाएं पॉलिटिकली जागरूक हो जाएगी, आगे छलांग लगाना चाहती है। अरे सर, आखिर कहना क्या चाहते हैं कि दिया वो आरक्षण सही था या नहीं? दूसरा, इन्होंने तंज कसा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने ग्राम पंचायत में महिला आरक्षण निचले स्तर पर दिया ताकि प्रस्थापित नेताओं की कुर्सी को धोखा ना हो। तो जनाब, मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि आपने जब 50% इंक्रीज डिलिमिटेशन से रैंडम 50% जो सीटें बढ़ाई, उसमें ही महिला आरक्षण की सीट्स निपटा रहे हैं और अपने अन्य साथियों की सीट्स आप सेव कर रहे हैं। खैर, एक इंसान दुविधा मनस्थिति में तभी होता है जब वो सत्य को छोड़कर बात करता है, बहकाने वाले बातें करता है। और तो और, जब माननीय गृह मंत्री आंकड़ेवारी दे रहे थे तब उन्होंने सिर्फ सदर्न स्टेट्स की आंकड़ेवारी दी, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स की आंकड़ेवारी नहीं दी क्योंकि उनको पता था कि उनकी साजिश पकड़ी जाती। सभापति महोदया, महिलाओं के आरक्षण के 334A के अनुच्छेद डिलिमिटेशन से और भी अधिक सख्ती से जोड़ता है जितना कि 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम करता है। प्रस्तावित 334A(2) कहता है कि महिलाओं का आरक्षण 15 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा जब तक कि संसद इसे बढ़ाने का निर्णय न ले। क्यों? महिलाओं का आरक्षण स्थायी होना चाहिए। यही नहीं, ये बीजेपी सरकार अफरा तफरी में लाए इस संशोधन द्वारा संविधान को कमजोर करने का घिनौना षड्यंत्र रच रही है। अगर ये पारित हो जाता तो डिलिमिटेशन के सारे फैसले डिलिमिटेशन कमीशन करेगा जो इस आयोग का गठन गौरतलब से है, यही सरकार करेगी। इस एक कदम से डिलिमिटेशन मामले में संविधान संशोधन जरूरी रहेगा और ना ही विपक्ष। मैडम, मैं ये समझती हूँ कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को बिना मौलिक, व्यवहारिक और गुणात्मक अवलोकन के लागू करवाने के भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। वोटों के लिए दुश्मन देशों पर सर्जिकल स्ट्राइक तो फिर भी मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, पर ये तो वोटों के लिए अपने ही देश में सर्जिकल स्ट्राइक साबित हो सकता है। इसका थोड़ा एहसास रखना चाहिए। सभी राज्यों में लोकसभा की सीटों में रैंडमली 50% बढ़ोतरी करना चाहती है। सरकार की इस मनमानी वाले फैसलों से दक्षिण और छोटे राज्यों का लोकसभा में महत्व ना के बराबर रह जाएगा। बिना सेंसस और बिना सर्वदलीय विचार विनिमय डिलिमिटेशन का यह फैसला भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा आघात हो सकता है, क्योंकि गिने चुने 3 या 4 बड़े राज्यों जहाँ पे इनकी सरकार है उनको फायदा हो सकता है और यहाँ पे सत्ता हासिल करना और आसान हो जाएगा। इसका परिणाम स्वरूप छोटे राज्य में डिटैचमेंट की धारणा बढ़ेगी और ये राज्य सेंट्रल फंड्स और स्कीम से दुर्लक्षित रह जाएंगे। बीजेपी की ये सरकार हर कदम पर संविधान को कमजोर बनाकर सत्ता से सारे सूत्र अपने हाथ में रखना चाहती है। लोकहित और इस देश की प्रजा और प्रजातंत्र से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए इस सरकार से एक लोक प्रतिनिधि होने के हैसियत से
ये गुजारिश कर रही हूँ कि डीलिमिटेशन जैसा जटिल फैसले को लाने से पहले सर्वपक्षीय चर्चा और विचार विनिमय होना चाहिए। और एक नारी होने के नाते सरकार को सचेत करना चाहूंगी कि आप अपने मतलब के लिए कृपया करके महिलाओं का इस्तेमाल करना बंद करें। और आखिर में सत्ता के नशे में चूर इस सरकार को यही कहना चाहूंगी, घमंड ना कर अपनी झूठी ताकत पर ए ना समझ, घमंड ना कर अपनी झूठी ताकत पर ए ना समझ, तुझसे पहले कई सिकंदर बिना निशान जमीन निगल चुकी है। धन्यवाद। जय नारी शक्ति, जय हिंद।